हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। कपिल के बदल जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी, जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। लेकिन इस बार उस शांति में एक नया एहसास भी था, एक संतोष कि उसने एक और खतरनाक दुश्मन को बिना खून बहाए अपनी तरफ कर लिया था। कपिल ने अपने सारे हथियार सिया को सौंप दिए थे, अपने सारे लोगों को हटा दिया था और अब वो सिया के ट्रस्ट में काम कर रहा था। उन युवाओं को सही रास्ता दिखा रहा था जो गलत रास्ते पर जा रहे थे। सिया को उस पर भरोसा था और कपिल ने उसे कभी निराश नहीं किया। लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को अपने एक पुराने दुश्मन से एक संदेश मिला, जिसे उसने सालों पहले हराया था, लेकिन वो अब फिर से ताकत हासिल करके लौट आया था। उसका नाम था विशाल। वो एक बड़ा राजनीतिक नेता था और उसने सिया को बताया कि वो अब एक नई योजना बना रहा है और वो सिया को उसकी सारी ताकत से महरूम कर देगा। सिया ने ये संदेश पढ़ा और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान आ गई जो उसकी पहचान थी। उसने भूपेंद्र को बुलाया और उसे विशाल के बारे में पता लगाने को कहा। भूपेंद्र, मुझे विशाल के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। वो कहाँ है, उसके कितने लोग हैं, उसके पास कितने पैसे हैं और वो क्या प्लान बना रहा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जहां भी छिपा हो। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं अपने सारे लोगों को लगा देता हूं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। सिया ने उसकी तरफ देखा सावधानी से। भूपेंद्र, विशाल कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बहुत चालाक और खतरनाक है और उसने सालों से अपनी योजना बना रखी है। भूपेंद्र के जाने के बाद सिया ने आरव से सब कुछ बताया। आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये विशाल एक नया खतरा है। हमें उसे हराने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। हां आरव, हमने भरत, मनु, अजय, राजन, रवि, अरुण, सूरज और कपिल को हराया था, लेकिन हम भूल गए थे कि उनके जैसे लोगों के पीछे हमेशा कोई न कोई होता है जो उनका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। विशाल उसी कड़ी का अगला हिस्सा है और हमें उसे भी उसी तरह हराना है जैसे हमने दूसरों को हराया था। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम उसे हराएंगे सिया, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। विशाल हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमने दूसरों को कैसे हराया। वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या है और वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला करेगा। सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है आरव, इसीलिए मैंने भूपेंद्र को विशाल के बारे में पता लगाने का काम सौंपा है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र को विशाल के ठिकाने का पता चल गया। वो शहर के बाहर एक बड़े से बंगले में रह रहा था और उसके साथ उसके लगभग 500 लोग थे जो उसके बेहद करीबी और वफादार थे। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हम उसके बंगले तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो जगह बहुत सुरक्षित है और चारों तरफ उसके लोग तैनात हैं। अगर हमने सीधा हमला किया तो वो हमें पहले ही देख लेंगे और हम पर हमला कर देंगे। सिया ने सोचा, फिर बोली, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा भूपेंद्र, कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में उन्हें पता न हो। तुम अपने लोगों को उस बंगले के चारों तरफ लगा दो और देखो कि कहीं से कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और वापस चला गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक दूसरा रास्ता मिल गया।
वो रास्ता बंगले के पीछे से जाता था, जहां एक सुरंग थी, और उस सुरंग के बारे में शायद विशाल के लोगों को पता भी नहीं था। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हमें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वो बहुत कठिन है। हमें रात के अंधेरे में सुरंग से होकर गुजरना होगा और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना होगा। ये बहुत खतरनाक होगा और अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम पकड़े जा सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है भूपेंद्र, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमें विशाल को पकड़ना है तो हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। तुम अपने 70 सबसे ताकतवर लोगों को चुनो और हम रात में उस रास्ते से जाएंगे। आरव ने जब ये सुना तो वो सिया के पास आया और बोला, सिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, तुम यहां रहो, आशी और मेरी मां की देखभाल करो। मैं अकेले जा सकती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जोखिम उठाए हैं और हर बार मैं सुरक्षित लौटी हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सही कह रहा है। उसे उसकी जरूरत थी और उसने सिर हिलाया। ठीक है आरव, तुम भी चलो, लेकिन वादा करो कि अगर मैं कहूं तो तुम वापस आ जाओगे। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं। रात के अंधेरे में सिया, आरव, भूपेंद्र और उसके 70 लोग उस कठिन रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें सुरंग से होकर गुजरना था और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना था। रास्ता बहुत कठिन था, अंधेरा था और हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन सिया ने कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई और उसके पीछे सब उसके पीछे चलते गए। जब वो दीवार पर चढ़ रहे थे तो आरव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा, लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आरव, संभल कर, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। शुक्रिया सिया, तुमने मेरी जान बचाई। सिया ने उसकी तरफ देखा। हम एक दूसरे की जान बचाएंगे आरव। हमेशा। काफी मशक्कत के बाद वो सब विशाल के बंगले तक पहुंच गए। वहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन भूपेंद्र के लोगों ने चुपके से उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वो अंदर घुस गए। विशाल एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने नक्शे बिखरे थे और वो सिया के खिलाफ अपने हमले की योजना बना रहा था। जब उसने सिया को देखा तो वो चौंक गया। उसने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ बढ़ाया जहां उसका हथियार रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भूपेंद्र ने उसे रोक लिया। हाथ मत हिलाना विशाल, तुम घिर चुके हो। विशाल ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? ये रास्ता तो किसी को नहीं पता था। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे हर रास्ता पता है विशाल। मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर सुरंग से परिचित हूं, हर बंगले से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं छिप सकते। विशाल ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक पूरा संगठन है। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा संगठन अब तुम्हारा साथ नहीं देगा विशाल। मैंने तुम्हारे सारे साथियों को अपनी तरफ मिला लिया है। वो अब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। विशाल ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। सिया ने अपने फोन से कुछ वीडियो चलाए जिसमें विशाल के करीबी साथी उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। विशाल का चेहरा देखते ही उतर गया। उसने सिया की तरफ देखा। तुमने मेरे सबको अपनी तरफ मिला लिया। तुम कैसे? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उन्हें वही दिया जो तुम कभी नहीं दे सकते थे, सम्मान, प्यार और एक नई जिंदगी। तुम सिर्फ पैसे देते थे, मैंने उम्मीद दी। विशाल ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं हार गया सिया, तुम जो चाहो करो।
सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, विशाल। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। विशाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं, विशाल। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सारे हथियार देने होंगे, अपने सारे लोगों को हटाना होगा और मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। विशाल ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया विशाल, तुमने सही फैसला किया। विशाल के बदल जाने के बाद सिया के ट्रस्ट में काम करने वालों की संख्या और बढ़ गई थी और अब वो लोग जो कभी उसके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, उसके साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम कर रहे थे। लेकिन सिया को अब एक ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन उसके पास एक युवक आया जिसने अपना नाम बताया अंकित, और वो सिया के ट्रस्ट में काम करने की इच्छा जताई। अंकित बहुत होशियार और समझदार लग रहा था। उसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल कर रखी थी और वो ट्रस्ट के लिए एक नई वेबसाइट और डिजिटल सिस्टम बनाने में मदद करना चाहता था। सिया ने उसे मौका दिया और अंकित ने बहुत कम समय में ट्रस्ट के काम को डिजिटल बना दिया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और लोगों का ट्रस्ट पर भरोसा और भी मजबूत हुआ। लेकिन अंकित के पीछे एक और मंशा थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो असल में उस आतंकी संगठन का सदस्य था जिसे सिया ने सालों पहले बर्बाद कर दिया था, और वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए सिया के करीब आया था। उसने सिया के ट्रस्ट के डेटाबेस में सेंध लगा दी और उसने सिया के सारे पुराने रिकॉर्ड और सबूत इकट्ठा कर लिए जो उसे बदनाम कर सकते थे। उसने सोचा था कि जब वो ये सब मीडिया के सामने रखेगा तो सिया की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और वो फिर से वही सिया बन जाएगी जिससे लोग डरते थे। एक दिन सिया को एक गुमनाम ईमेल आया जिसमें उसके पुराने रिकॉर्ड्स की कुछ झलकियां थी और एक संदेश था। सिया, तुम सोचती हो कि तुम अपने अतीत से भाग गई, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम क्या थी। ये सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं तुम कितनी देर अपनी ये नकली छवि बचा पाती हो। सिया ने ये ईमेल पढ़ा और उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत भूपेंद्र को बुलाया और उसे इसकी जांच करने को कहा। भूपेंद्र ने पता लगाया कि ये ईमेल ट्रस्ट के अंदर से ही भेजा गया था और उसकी नजर अंकित पर गई। उसने अंकित के कंप्यूटर की जांच की तो उसमें वो सारे रिकॉर्ड मिल गए जो सिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे। सिया को जब यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा था कि अंकित एक ईमानदार युवक है, लेकिन वो तो उसे धोखा दे रहा था। उसने अंकित को अपने केबिन में बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। अंकित, मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अंकित ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम पूछ रही हो मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे पिता उस संगठन का हिस्सा थे जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार तबाह हो गया। मैंने सालों सिर्फ यही सोचा है कि तुम्हें कैसे बर्बाद किया जाए, और आज मुझे वो मौका मिल गया है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी। अंकित, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता है। वो बहुत गलत रास्ते पर थे और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। उनकी मौत मेरी वजह से नहीं, उनके अपने गलत कामों की वजह से हुई। मैं समझती हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन बदला लेने से कुछ नहीं होता। मैंने खुद ये सीखा है। तुम एक होशियार लड़के हो। तुम अपनी जिंदगी कुछ और बना सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो। अंकित ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपना रास्ता बदल दूं, जैसे तुमने बदला था? सिया ने सिर हिलाया।
हाँ अंकित, मैंने बदला और मैं जानती हूं कि बदलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम भी बदल सकते हो, बस तुम्हें कोशिश करनी होगी। अंकित ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए सिया जी, मैंने गलत किया। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। सिया ने उसकी तरफ देखा। लोगों को माफ करने में वक्त लगता है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करोगे तो एक दिन वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देना होगा। अंकित ने सिया के पैर छुए। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा सिया जी, मैं अपनी बची हुई जिंदगी सही रास्ते पर चलूंगा और लोगों की मदद करूंगा। सिया ने उसे उठाया। मुझे तुम पर भरोसा है अंकित, अब जाओ, अपना काम करो और यह साबित करो कि तुम बदल सकते हो। अंकित ने उसी दिन से ट्रस्ट के काम को और भी बेहतर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे ट्रस्ट के हर काम की पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। सिया को अंकित पर गर्व था। उसने देखा कि कैसे एक गुस्सैल और बदला लेने वाला लड़का आज एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन गया था। उसने आरव से कहा, आरव, देखो कैसे अंकित बदल गया है। उसने अपनी गलती मान ली और अब वो सही रास्ते पर चल रहा है। मुझे उस पर गर्व है। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से है सिया। तुमने उसे मौका दिया, उस पर भरोसा किया और उसे बदलने का मौका दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद सिया को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार उसके अपने शहर में ही एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें कई बड़े नेता और अफसर शामिल थे। सिया के ट्रस्ट ने उस मामले की जांच की और पता चला कि उन लोगों ने सरकारी फंड को लूटा था, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आया था। सिया ने फैसला किया कि वो इस मामले को उजागर करेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। उसने विक्रम से मदद मांगी और सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। जब सिया ने ये सबूत मीडिया के सामने रखे तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। उन नेताओं और अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सिया के इस काम ने उसकी पहचान और भी मजबूत कर दी। लोग उसे एक ईमानदार समाज सेवी के रूप में देखने लगे और उसके ट्रस्ट को और भी ज्यादा समर्थन मिलने लगा। लेकिन इस सबके बीच सिया को एक निजी चोट भी लगी। उसकी मां की तबीयत एक दिन अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। सिया बिल्कुल टूट गई। उसने सोचा था कि अब वो अपनी मां के साथ कुछ साल और बिताएगी, लेकिन अब वो सपना टूट गया था। उसने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवाया और हर संभव इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। सिया ने अपनी मां के आखिरी दिन उनके साथ बिताए, उनसे बातें की, उनसे माफी मांगी और उन्हें अपना प्यार दिया। कुछ दिनों बाद सिया की मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिया बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे संतोष था कि उसने अपनी मां को उनके आखिरी दिनों में प्यार दिया था और उनके साथ वक्त बिताया था। सिया की मां के जाने के बाद उसके घर में एक सूनापन छा गया था। वो कमरा जहां उसकी मां रहती थी अब खाली पड़ा था और उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसे देखकर सिया की आंखें भर आती थी। लेकिन सिया ने खुद को संभाला। वो जानती थी कि जिंदगी को रोक कर नहीं चलाया जा सकता और उसे अपने काम में लग जाना चाहिए। उसने अपना सारा ध्यान ट्रस्ट के काम पर लगा दिया और उसकी इसी लगन ने उसे उस दर्द से निकलने में मदद की। एक दिन सिया को अपने ट्रस्ट के एक स्कूल से एक बहुत ही दुखद खबर मिली। उस स्कूल की एक छात्रा, जिसका नाम मीरा था, उसके साथ उसके ही रिश्तेदारों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था और वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। सिया ने मीरा से मिलने का फैसला किया। वो अस्पताल पहुंची और मीरा को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत।
जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, तुम नहीं। तुम्हें अपनी जान नहीं देनी चाहिए। मीरा ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं। मेरा कोई नहीं है। सिया ने उसे गले लगाया। तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा ट्रस्ट तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम बस ठीक हो जाओ और फिर अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मीरा ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी थी। सच, दीदी, आप मेरी मदद करेंगी? सिया ने सिर हिलाया। हां बेटा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब तुम आराम करो, मैं यहां हूं। सिया ने मीरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवा दिया। मीरा ने अदालत में अपनी गवाही दी और उन सबको सजा मिल गई। मीरा अब ठीक हो गई थी और उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। सिया ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और उसे अपने ट्रस्ट के हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दी। मीरा ने सिया से कहा, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूं। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने सपनों को पूरा करो। मीरा के इस मामले ने सिया को और भी संवेदनशील बना दिया। उसने महसूस किया कि समाज में ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जो इस तरह के अत्याचारों का शिकार होती हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। उसने अपने ट्रस्ट के तहत एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया जिसका नाम था नारी सुरक्षा, जिसके तहत वो उन महिलाओं की मदद करेगी जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों का शिकार होती है। उसने इस योजना के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया और कई महिला वकीलों और काउंसलरों को नियुक्त किया। इस योजना की शुरुआत के कुछ ही दिनों में सिया के पास सैकड़ों फोन आने लगे। महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही थी और सिया के लोग उनकी मदद कर रहे थे। सिया को लगा कि उसने जो किया वो बहुत छोटा था, लेकिन उस छोटे से काम ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी थी। उन्हें न्याय दिलाया था और उन्हें एक नई जिंदगी दी थी। उसने आरव से कहा, आरव, देखो कैसे हमारी छोटी सी कोशिश कितनी बड़ी बदलाव ला रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इन महिलाओं की मदद कर पा रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से है सिया। तुमने सोचा, तुमने प्लान किया और तुमने उसे अमल में लाया। मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन सिया को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मिली। उसके ट्रस्ट के एक बड़े दानदाता ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया था। उसने आरोप लगाया कि सिया ने उसके दान किए गए पैसे को अपनी निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया है। सिया को यकीन था कि ये आरोप झूठे थे और कोई उसे बदनाम करने की साजिश रच रहा था। उसने भूपेंद्र को इसकी जांच करने को कहा और पता चला कि वो दानदाता असल में उसी संगठन से जुड़ा था जिसे सिया ने सालों पहले बर्बाद कर दिया था और वो सिया को झूठे मामले में फंसाना चाहता था। सिया ने अपने वकीलों से सलाह ली और उस दानदाता के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर कर दिया। उसने साबित कर दिया कि उसने उसके दान किए गए पैसे का इस्तेमाल सही जगह किया था और वो आरोप पूरी तरह से झूठे थे। अदालत ने सिया को बरी कर दिया और उस दानदाता पर जुर्माना लगाया गया। इस जीत ने सिया की साख और भी मजबूत कर दी और लोगों का उस पर भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इस घटना ने सिया को यह एहसास दिलाया कि उसके दुश्मन अब भी उसे नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढ रहे हैं और उसे और भी सतर्क रहने की जरूरत है। उसने अपने ट्रस्ट के काम को और भी पारदर्शी बना दिया। हर पैसे का हिसाब ऑनलाइन रखा गया और हर महीने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाने लगी। इससे लोगों का विश्वास और भी बढ़ा और ट्रस्ट को और भी ज्यादा दान मिलने लगा। सिया की इन सब उपलब्धियों के बीच एक दिन उसकी बेटी आशी ने उसे एक और अच्छी खबर सुनाई। वो प्रेग्नेंट थी और सिया जल्द ही एक और पोती या पोते की दादी बनने वाली थी।
सिया को यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने आशी को गले लगाया। बेटा, मैं बहुत खुश हूं। अब हमारा परिवार और बढ़ जाएगा और हमारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। आशी ने उसकी तरफ देखा। मां, आपके आशीर्वाद से ही ये सब हो पाया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। सिया ने आशी और निखिल के नए घर के लिए बहुत सारे उपहार भेजे। उसने बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने और अन्य जरूरत की चीजें खरीदी और उनके लिए एक नर्स भी रख दी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वो अपनी प्रेगनेंसी का पूरा मजा ले सके। कुछ महीनों बाद आशी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सिया ने उसका नाम रखा आराध्या। आराध्या के जन्म ने सिया के घर में वो रौनक भर दी थी जो उसकी मां के जाने के बाद कम हो गई थी। सिया अपनी पोती को गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उससे बातें करती, उसके लिए गाने गाती और उसे अपने प्यार से भर देती थी। आरव भी अपनी पोती से बहुत प्यार करता था। वो उसे गोद में लेकर टहलाता, उसे कहानियां सुनाता और उसके साथ खेलता था। सिया को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। उसके पास एक प्यार करने वाला पति था, एक सफल बेटा था, एक समझदार बहू थी, एक शादीशुदा बेटी थी, एक ईमानदार दामाद था और एक प्यारी सी पोती थी। उसने अपने जीवन के सारे दुश्मनों को हरा दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ शांति से रह सकती थी। उसने आरव से कहा, आरव, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास सब कुछ है, एक परिवार, एक प्यार, एक घर और एक पहचान। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है सिया। तुमने अपनी गलतियों से सीखा, तुमने बदलना सीखा और आज तुम एक मिसाल हो। मुझे तुम पर गर्व है। आराध्या के जन्म के बाद सिया के घर में एक अलग ही रौनक थी। बच्ची की मासूम हंसी और उसकी छोटी छोटी हरकतें सबका दिल जीत रही थी। सिया ने अपने ट्रस्ट का काम अब पूरी तरह से रेयांश और काव्या को सौंप दिया था और वो अपना ज्यादातर समय अपनी पोती और परिवार के साथ बिताती थी। लेकिन जिंदगी में हर सुख के बाद कोई न कोई परेशानी आती ही है और वो परेशानी अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। एक दिन सिया को एक बहुत पुराने नंबर से फोन आया। वो नंबर उसके बचपन के दोस्त राकेश का था, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। राकेश ने सिया को बताया कि वो अब एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन चुका है और वो सिया के काम से बहुत प्रभावित है। उसने सिया से मिलने की इच्छा जताई और सिया ने उसे अपने घर बुला लिया। राकेश जब सिया के घर आया तो वो उसके बदलाव को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, सिया, तुम बहुत बदल गई हो। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम अंडरवर्ल्ड की मलिका थी और आज तुम एक समाज सेवी हो। मुझे तुम पर गर्व है। सिया ने उसकी तरफ देखा। राकेश, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे बदलने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने बदलने की कोशिश की और आज मैं जो हूं उसी का नतीजा है। राकेश ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को बहुत बड़ी रकम दान करना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम को और भी आगे बढ़ाओ और भी ज्यादा लोगों की मदद करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। राकेश, तुम सच कह रहे हो? तुम बिना किसी शर्त के इतना बड़ा दान देना चाहते हो? राकेश ने सिर हिलाया। हां सिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि पैसे का असली मतलब तो तुम दिखा रही हो, दूसरों की मदद करके। मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया राकेश, तुमने मुझे बहुत खुश किया। मैं इस पैसे का इस्तेमाल और भी ज्यादा लोगों की मदद के लिए करूंगी। राकेश के दान से सिया के ट्रस्ट का काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए। उसने बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की और उसने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले। उसके इन कामों से हजारों लोगों को फायदा हुआ और सिया का नाम पूरे देश में फैल गया।
उसे कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बीच सिया को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार उसके अपने परिवार के भीतर से। एक दिन उसके बेटे रेयांश ने उसे बताया कि उसकी पत्नी काव्या कुछ दिनों से बहुत उदास रहती है और वो उससे बात करने से बचती है। सिया ने काव्या से बात करने का फैसला किया। वो उसके पास गई और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? काव्या ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि रेयांश मुझसे दूर होता जा रहा है। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और मेरे लिए वक्त नहीं निकालता। मैं अकेली महसूस करती हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं समझती हूं तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम्हें रेयांश से बात करनी चाहिए। उसे अपनी बात बतानी चाहिए। वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। मां, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं बेवजह परेशान होती हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। ठीक है बेटा, मैं रेयांश से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुम्हारे लिए वक्त निकाले। सिया ने रेयांश को बुलाया और उसे काव्या की परेशानी के बारे में बताया। बेटा, तुम काव्या को इग्नोर कर रहे हो। वो तुमसे प्यार करती है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए वक्त निकालो। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा, काम और परिवार के बीच। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। मां, मैंने कोशिश की है, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं समझती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुमने अपने परिवार को समय नहीं दिया, तो एक दिन तुम उन्हें खो दोगे और तब कोई भी काम तुम्हारी उस खालीपन को नहीं भर सकता। रेयांश ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है मां, मैं समझ गया। मैं काव्या के लिए वक्त निकालूंगा और मैं उससे बात करूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया बेटा, तुमने सही फैसला किया। रेयांश ने काव्या से बात की और उसे समझाया कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए वक्त निकालेगा। काव्या की उदासी दूर हो गई और उनके बीच फिर से वही प्यार लौट आया जो पहले था। सिया ने ये सब देखा और उसकी आंखें भर आई। उसे लगा कि उसने अपने बेटे और बहू के रिश्ते को बचाने में मदद की है और ये उसके लिए किसी भी पुरस्कार से बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद सिया को एक बहुत ही सुखद खबर मिली। उसके ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था। उस छात्र का नाम था सूरज। वो एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती थी। सिया ने सूरज को बुलाया और उसे बहुत सारे उपहार दिए। उसने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया। सूरज ने सिया के पैर छुए। दीदी, आपने मेरा सपना सच कर दिया। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बाकी सब तुमने खुद किया। मुझे तुम पर गर्व है। सूरज की इस सफलता ने सिया के ट्रस्ट को और भी प्रेरणा दी और उसने और भी ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने कई और स्कूल खोले, कई और अस्पताल खोले और कई और लोगों को रोजगार दिया। उसके कामों को देखते हुए सरकार ने उसे समाज सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और उसे राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार मिला। सिया जब ये पुरस्कार लेने गई तो उसके साथ उसका पूरा परिवार था। आरव, आशी, निखिल, रेयांश, काव्या और उसकी पोती आराध्या भी। सिया ने मंच पर जाकर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सबका है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये मुकाम हासिल करने में मदद की। मैं अपने पति आरव का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेरे बेटे रेयांश का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे माफ किया
और मेरा साथ दिया मेरी बहू काव्या का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे अपनी मां माना मेरी बेटी आशी का शुक्रगुजार हूं, जो मेरी जिंदगी की रौनक है, और मेरे दामाद निखिल का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी बेटी को खुश रखा। सिया की इस बात ने सबको भावुक कर दिया और सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सिया ने मंच से उतरकर अपने परिवार को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले वो अकेली थी, उसके पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था, और आज उसके पास सब कुछ था, एक परिवार, एक प्यार, एक घर और एक पहचान। एक ऐसी पहचान जो डर पर नहीं बल्कि सम्मान पर खड़ी थी। समाज सेवा रत्न पुरस्कार मिलने के बाद सिया की पहचान और भी मजबूत हो गई थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी, दूसरों की मदद करती थी और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी जो उसे जानते थे। उसके ट्रस्ट का काम अब पूरे देश में फैल चुका था। उसने कई राज्यों में स्कूल और अस्पताल खोल दिए थे और हजारों लोगों को रोजगार दिया था। लेकिन सिया के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों की मुस्कान थी जो उसके स्कूलों में पढ़ते थे, उन मरीजों की दुआएं थी जो उसके अस्पतालों में ठीक होते थे, और उन लोगों का प्यार था जिनकी उसने मदद की थी। एक दिन सिया को अपने एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। उसका नाम था सागर। वो उसके बचपन का दोस्त था और उसने सिया को बताया कि वो अब एक बड़े उद्योगपति बन चुका है और वो सिया के काम से बहुत प्रभावित है। उसने सिया से मिलने की इच्छा जताई और सिया ने उसे अपने घर बुला लिया। सागर जब सिया के घर आया तो वो उसके बदलाव को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, सिया, तुम बहुत बदल गई हो। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम अंडरवर्ल्ड की मलिका थी और आज तुम एक समाज सेवी हो। मुझे तुम पर गर्व है। सिया ने उसकी तरफ देखा। सागर, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे बदलने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने बदलने की कोशिश की और आज मैं जो हूं उसी का नतीजा है। सागर ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को बहुत बड़ी रकम दान करना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम को और भी आगे बढ़ाओ और भी ज्यादा लोगों की मदद करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। सागर, तुम सच कह रहे हो? तुम बिना किसी शर्त के इतना बड़ा दान देना चाहते हो? सागर ने सिर हिलाया। हां सिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि पैसे का असली मतलब तो तुम दिखा रही हो, दूसरों की मदद करके। मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया सागर, तुमने मुझे बहुत खुश किया। मैं इस पैसे का इस्तेमाल और भी ज्यादा लोगों की मदद के लिए करूंगी। सागर के दान से सिया के ट्रस्ट का काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने गरीब बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोला, उसने बीमार लोगों के लिए एक नया अस्पताल खोला और उसने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नया रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला। उसके इन कामों से हजारों लोगों को फायदा हुआ और सिया का नाम पूरे देश में फैल गया। उसे कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बीच सिया को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार उसके अपने परिवार के भीतर से। एक दिन उसकी बेटी आशी ने उसे बताया कि उसके पति निखिल को नौकरी से निकाल दिया गया है और वो बहुत परेशान है। सिया ने निखिल को बुलाया और उससे बात की। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपनी नई नौकरी की तलाश करो, तब तक मैं तुम्हारा और आशी का खर्च उठाऊंगी। निखिल ने सिया की तरफ देखा। मां, मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद कमाऊंगा और अपने परिवार का खर्च उठाऊंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम मेरा बोझ नहीं हो, तुम मेरा परिवार हो और परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम बस अपनी नई नौकरी की तलाश करो, बाकी की चिंता मत करो। निखिल ने कुछ दिनों में एक नई नौकरी ढूंढ ली
और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने सिया से कहा, मां, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, परिवार में शुक्रिया नहीं किया जाता। बस तुम आशी और आराध्या का ख्याल रखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। एक दिन सिया को अपने एक पुराने जासूस से खबर मिली कि एक नया शख्स शहर में आया है जो सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। उस शख्स का नाम था ब्रिजेश। वो एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी था और वो सालों से रूस में छिपा हुआ था। उसने सिया के कई पुराने दुश्मनों को अपनी तरफ मिला लिया था और अब वो सिया को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। सिया ने यह खबर सुनते ही भूपेंद्र को बुलाया और उसे ब्रिजेश के बारे में पता लगाने को कहा। भूपेंद्र, मुझे ब्रिजेश के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। वो कहाँ है, उसके कितने लोग हैं, उसके पास कितने हथियार हैं और वो क्या प्लान बना रहा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जहां भी छिपा हो। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं अपने सारे लोगों को लगा देता हूं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। सिया ने उसकी तरफ देखा, सावधानी से। भूपेंद्र, ब्रिजेश कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बहुत चालाक और खतरनाक है और उसने सालों से अपनी योजना बना रखी है। भूपेंद्र के जाने के बाद सिया ने आरव से सब कुछ बताया। आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये ब्रिजेश एक नया खतरा है। हमें उसे हराने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। हां आरव, हमने भरत, मनु, अजय, राजन, रवि, अरुण, सूरज, कपिल और विशाल को हराया था, लेकिन हम भूल गए थे कि उनके जैसे लोगों के पीछे हमेशा कोई न कोई होता है जो उनका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। ब्रिजेश उसी कड़ी का अगला हिस्सा है और हमें उसे भी उसी तरह हराना है जैसे हमने दूसरों को हराया था। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम उसे हराएंगे सिया, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। ब्रिजेश हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमने दूसरों को कैसे हराया। वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या है और वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला करेगा। सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है आरव, इसीलिए मैंने भूपेंद्र को ब्रिजेश के बारे में पता लगाने का काम सौंपा है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र को ब्रिजेश के ठिकाने का पता चल गया। वो शहर के बाहर एक बड़े से फार्म हाउस में रह रहा था और उसके साथ उसके लगभग 200 लोग थे जो उसके बेहद करीबी और वफादार थे। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हम उसके फार्म हाउस तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो जगह बहुत सुरक्षित है और चारों तरफ उसके लोग तैनात हैं। अगर हमने सीधा हमला किया तो वो हमें पहले ही देख लेंगे और हम पर हमला कर देंगे। सिया ने सोचा, फिर बोली, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। भूपेंद्र, कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में उन्हें पता न हो। तुम अपने लोगों को उस फार्म हाउस के चारों तरफ लगा दो और देखो कि कहीं से कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और वापस चला गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक दूसरा रास्ता मिल गया। वो रास्ता फार्म हाउस के पीछे से जाता था, जहां घने पेड़ थे और उस रास्ते के बारे में शायद ब्रिजेश के लोगों को पता भी नहीं था। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हमें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वो बहुत कठिन है। हमें रात के अंधेरे में जंगल से होकर गुजरना होगा और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना होगा। ये बहुत खतरनाक होगा और अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम पकड़े जा सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है भूपेंद्र, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमें ब्रिजेश को पकड़ना है तो हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। तुम अपने 40 सबसे ताकतवर लोगों को चुनो और हम रात में उस रास्ते से जाएंगे। आरव ने जब यह सुना तो वो सिया के पास आया और बोला, सिया,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, तुम यहां रहो, आशी और आराध्या की देखभाल करो। मैं अकेले जा सकती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जोखिम उठाए हैं और हर बार मैं सुरक्षित लौटी हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सही कह रहा है। उसे उसकी जरूरत थी और उसने सिर हिलाया। ठीक है आरव, तुम भी चलो, लेकिन वादा करो कि अगर मैं कहूं तो तुम वापस आ जाओगे। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं। रात के अंधेरे में सिया, आरव, भूपेंद्र और उसके 40 लोग उस कठिन रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें जंगल से होकर गुजरना था और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना था। रास्ता बहुत कठिन था, अंधेरा था और हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन सिया ने कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई और उसके पीछे सब उसके पीछे चलते गए। जब वो दीवार पर चढ़ रहे थे तो आरव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आरव, संभल कर, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। शुक्रिया सिया, तुमने मेरी जान बचाई। सिया ने उसकी तरफ देखा। हम एक दूसरे की जान बचाएंगे आरव, हमेशा। काफी मशक्कत के बाद वो सब ब्रिजेश के फार्म हाउस तक पहुंच गए। वहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन भूपेंद्र के लोगों ने चुपके से उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वो अंदर घुस गए। ब्रिजेश एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने कंप्यूटर थे और वो सिया के खिलाफ अपने हमले की योजना बना रहा था। जब उसने सिया को देखा तो वो चौंक गया। उसने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ बढ़ाया जहां उसका हथियार रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भूपेंद्र ने उसे रोक लिया। हाथ मत हिलाना ब्रिजेश, तुम घिर चुके हो। ब्रिजेश ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? ये रास्ता तो किसी को नहीं पता था। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे हर रास्ता पता है ब्रिजेश। मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर जंगल से परिचित हूं, हर दीवार से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं छिप सकते। ब्रिजेश ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक पूरा संगठन है। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा संगठन अब तुम्हारा साथ नहीं देगा ब्रिजेश। मैंने तुम्हारे सारे साथियों को अपनी तरफ मिला लिया है। वो अब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। ब्रिजेश ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। सिया ने अपने फोन से कुछ वीडियो चलाए जिसमें ब्रिजेश के करीबी साथी उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। ब्रिजेश का चेहरा देखते ही उतर गया। उसने सिया की तरफ देखा। तुमने मेरे सबको अपनी तरफ मिला लिया। तुम कैसे? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उन्हें वही दिया जो तुम कभी नहीं दे सकते थे, सम्मान, प्यार और एक नई जिंदगी। तुम सिर्फ पैसे देते थे, मैंने उम्मीद दी। ब्रिजेश ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं हार गया सिया, तुम जो चाहो करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी ब्रिजेश। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ब्रिजेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं ब्रिजेश, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सारे हथियार देने होंगे, अपने सारे लोगों को हटाना होगा और मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। ब्रिजेश ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया ब्रिजेश,
तुमने सही फैसला किया। ब्रिजेश के बदल जाने के बाद सिया के ट्रस्ट में एक नई तकनीकी टीम बन गई थी, जो अब पूरे देश में फैले ट्रस्ट के काम को डिजिटल रूप से मॉनिटर करती थी और हर जगह की पारदर्शिता सुनिश्चित करती थी। ब्रिजेश ने अपनी सारी हैकिंग की स्किल्स को ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे ट्रस्ट के हर पैसे का हिसाब ऑनलाइन उपलब्ध था और कोई भी व्यक्ति बैठे बिठाए चेक कर सकता था कि दान किया गया पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ है। इससे लोगों का ट्रस्ट पर भरोसा और भी मजबूत हुआ और दान की रकम में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। लेकिन सिया के लिए यह सब काफी नहीं था। वो अब एक ऐसे सपने को साकार करने की सोच रही थी जो उसने कभी बहुत पहले अपने मन में बसा लिया था। एक ऐसा शहर जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले, हर बीमार को मुफ्त इलाज मिले और हर बेरोजगार को रोजगार मिले। उसने आरव से कहा, आरव, मैं एक ऐसा मॉडल टाउन बनाना चाहती हूं जहां हर सुविधा मुफ्त हो, जहां कोई भूखा न सोए, कोई बीमार इलाज के अभाव में न मरे। मुझे पता है ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मैं इसे पूरा करके रहूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था जो पहले दिन से था। सिया, जब तुम कुछ ठान लेती हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं इस सपने को साकार करने में। सिया ने यह सपना अपने ट्रस्ट के सामने रखा और सभी ने उसका समर्थन किया। रेयांश ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली, काव्या ने शिक्षा और स्वास्थ्य योजना बनानी शुरू कर दी और ब्रिजेश ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक डिजिटल प्लान तैयार किया। इस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले जमीन की जरूरत थी। सिया ने शहर से बाहर एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा जहां वो ये मॉडल टाउन बनाना चाहती थी। निर्माण कार्य शुरू हो गया और धीरे धीरे वहां स्कूल, अस्पताल, रोजगार केंद्र और रिहायशी इमारतें बनने लगी। सिया खुद हर दिन निर्माण स्थल पर जाती, हर काम की निगरानी करती और मजदूरों से बात करती थी। उसकी इस लगन ने सभी को प्रेरित किया और काम बहुत तेजी से होने लगा। एक दिन सिया के पास एक पुरानी याद आई। उसे अपने पिता की वो कहावत याद आई जो वो अक्सर कहा करते थे, बेटा, असली ताकत वो नहीं है जो तू दुश्मनों को हराकर हासिल करे। असली ताकत वो है जो तू दूसरों को जीवन देकर हासिल करे। उस दिन सिया ने फैसला किया कि वो इस मॉडल टाउन का नाम अपने पिता के नाम पर रखेगी, राठौर नगर। ये उसके पिता के प्रति उसका सम्मान था और ये दिखाने का एक तरीका था कि वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। निर्माण कार्य में कई महीने लग गए, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब राठौर नगर तैयार हो गया। इस मॉडल टाउन का उद्घाटन सिया ने अपने हाथों से किया और इस मौके पर पूरे देश के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। सिया ने उद्घाटन समारोह में कहा, यह सिर्फ एक शहर नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो मैं इस देश में लाना चाहती हूं। यहां कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बीमार नहीं मरेगा और कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। यह मेरे पिता का सपना था और आज मैंने उसे पूरा किया है। समारोह के बाद सिया राठौर नगर की सड़कों पर घूमी। उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ते देखा, अस्पताल में मरीजों का इलाज होते देखा और रोजगार केंद्र में युवाओं को ट्रेनिंग लेते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने आरव से कहा, आरव, देखो हमने क्या बना दिया है, ये सब हमने मिलकर बनाया है। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा सपना था सिया, और तुमने उसे हकीकत में बदल दिया। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन सिया को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने ठान लिया था कि वो पूरे देश में ऐसे ही मॉडल टाउन बनाएगी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। उसने अपने ट्रस्ट के लिए एक नया लक्ष्य रखा, अगले 5 सालों में देश के 10 अलग अलग राज्यों में राठौर नगर जैसे मॉडल टाउन बनाने का। इस घोषणा के बाद पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। कई बड़े उद्योगपतियों और नेताओं ने सिया से संपर्क किया और उसके इस मिशन में मदद की पेशकश की। सिया ने सबका स्वागत किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, कोई भी दान बिना शर्त के होगा।
और उसके इस्तेमाल पर किसी का कोई दखल नहीं होगा। कई लोग ये शर्त मांग गए और कुछ ने मना कर दिया, लेकिन सिया अपने फैसले पर अडिग रही। इन्हीं दिनों सिया को एक और झटका लगा। उसके पुराने साथी भूपेंद्र, जो उसके सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में से एक था, ने अचानक इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उसने सिया को बताया कि वो अब अपने गांव जाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और वहां भी ट्रस्ट की तरह ही एक छोटा सा संगठन बनाकर लोगों की सेवा करना चाहता है। सिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उसके फैसले का सम्मान किया। उसने भूपेंद्र को गले लगाया। भूपेंद्र, तुम मेरे सबसे अच्छे साथी रहे हो। तुम्हारे बिना मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती थी। जाओ, अपना सपना पूरा करो, और हां, अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करना। भूपेंद्र की आंखों में आंसू थे। मैडम, आपने मुझे वो कभी नहीं दिया जो मैं लायक था। आपने मुझे एक परिवार दिया, एक पहचान दी और एक जिंदगी दी। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। भूपेंद्र के जाने के बाद सिया के घर में एक खालीपन आ गया था, लेकिन सिया जानती थी कि यह जिंदगी का एक और पड़ाव था और उसे आगे बढ़ना था। भूपेंद्र की जगह सिया ने अपने बेटे रेयांश को ट्रस्ट का मुख्य संचालक बना दिया और उसने खुद को पूरी तरह से नए मॉडल टाउन की योजनाओं पर केंद्रित कर दिया। रेयांश ने अपनी मां पर गर्व महसूस किया और उसने पूरी निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाने का वादा किया। एक दिन सिया को एक बहुत पुराने दोस्त से एक चिट्ठी मिली जिसे उसने लगभग भुला ही दिया था। वो चिट्ठी उसकी उस सहेली ने लिखी थी जिसने उसे अंडरवर्ल्ड के गंदे रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब सिया ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उस सहेली ने चिट्ठी में लिखा था, सिया, मुझे पता है कि तुमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। मैंने तुम्हारे कामों के बारे में सुना है और मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो। सिया ने तुरंत उस सहेली को बुलाने का फैसला किया। उसका नाम था निशा और वो सिया की सबसे पुरानी दोस्त थी। निशा जब सिया के घर पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत देर तक रोती रही। निशा ने कहा, सिया, मैंने तुम्हें बहुत बुरा समझा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। निशा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और इसमें मेरे पति आरव का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। निशा ने सिया के ट्रस्ट में काम करने की इच्छा जताई और सिया ने उसे मौका दिया। निशा ने बहुत मेहनत से काम किया और जल्द ही वो ट्रस्ट की एक अहम सदस्य बन गई। सिया को अपनी पुरानी सहेली के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता था और उसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। राठौर नगर की सफलता के बाद सिया ने अगले मॉडल टाउन की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने इस बार एक ऐसी जगह का चयन किया जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, जहां न तो अच्छे स्कूल थे, न अस्पताल और न ही रोजगार के अवसर। सिया ने ठान लिया था कि वो उस जगह को भी एक आदर्श शहर में बदल कर रहेगी। उसने अपनी टीम को वहां भेजा और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस बीच सिया के परिवार में एक और खुशखबरी आई। काव्या फिर से गर्भवती थी और इस बार उसे जुड़वा बच्चों की उम्मीद थी। सिया बहुत खुश हुई। उसने कहा, अब हमारा परिवार और भी बड़ा होगा और हमारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। रेयांश और काव्या के चेहरों पर भी अपार खुशी थी। काव्या के जुड़वा बच्चों की उम्मीद की खबर ने सिया के घर में जश्न का माहौल बना दिया था। आशी अपनी भाभी के लिए बेबी शॉवर की पार्टी का प्लान बनाने में लग गई थी और निखिल ने उसकी हर संभव मदद की। सिया ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और एक बड़ी सी पार्टी रखी, जिसमें सभी ने खूब मस्ती की और काव्या को आशीर्वाद दिया। आरव ने काव्या से कहा, बेटा, तुम बहुत संभल कर रहना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपकी दुआओं से ही ये सब हो पाया है। लेकिन इस बीच सिया के ट्रस्ट के काम में एक बड़ी बाधा आ गई। जिस पिछड़े इलाके में सिया ने
दूसरा मॉडल टाउन बनाने का फैसला किया था। वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों का नेता था भीमा, जो उस इलाके का एक छोटा सा राजनीतिक नेता था। उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि सिया उनकी जमीन हड़पना चाहती है और उन्हें उनके घरों से बेदखल करना चाहती है। सिया के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन भीमा ने उनकी एक नहीं सुनी और उसने सिया के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सिया ने यह सब सुना और उसने तुरंत उस इलाके में जाने का फैसला किया। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। सिया, वहां माहौल बहुत गर्म है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जोखिम उठाए हैं और इस बार भी मैं जाऊंगी। वो लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगी। सिया ने भीमा से मिलने का समय मांगा और भीमा ने उसे अपने गांव बुला लिया। जब सिया उस गांव में पहुंची तो उसने देखा कि वहां के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास न तो पक्के मकान थे, न ही पीने का साफ पानी और न ही बिजली। सिया ने भीमा से कहा, भीमा, मैं यहां तुम्हारी जमीन हड़पने नहीं आई हूं, मैं यहां तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने आई हूं। मैं यहां स्कूल बनाऊंगी, अस्पताल बनाऊंगी और तुम लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करूंगी। भीमा ने उसकी तरफ देखा। तुम झूठ बोल रही हो सिया, हम तुम्हें जानते हैं, तुम अंडरवर्ल्ड की मलिका थी। तुमने बहुत लोगों को बर्बाद किया है, हम तुम पर भरोसा नहीं करते। सिया ने भीमा को अपने राठौर नगर की तस्वीरें दिखाई और उसे बताया कि कैसे वहां के लोगों की जिंदगी बदल गई है। उसने कहा, भीमा, मैं अब वो सिया नहीं हूं जो कभी थी, मैं बदल गई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो और मुझे एक मौका दो। भीमा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन अगर तुमने हमारे साथ कोई धोखा किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगी भीमा, मैं वादा करती हूं। सिया ने तुरंत निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और भीमा ने भी लोगों को समझाया कि सिया उनकी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी मदद करने आई है। धीरे धीरे लोग सिया के साथ आने लगे और निर्माण कार्य में मदद करने लगे। सिया ने उस गांव के लोगों को रोजगार भी दिया और उन्हें अच्छा वेतन दिया ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। कुछ ही महीनों में वहां एक छोटा सा स्कूल बन गया, एक छोटा सा अस्पताल बन गया और कुछ लोगों को घर भी बनाकर दे दिए गए। इस बीच सिया के परिवार में एक और खुशखबरी आई। काव्या ने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। सिया ने उनका नाम रखा आरव, अपने पति के नाम पर, और सिया अपने नाम पर। वो अपने पोते और पोती को देखकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने काव्या से कहा, बेटा, तुमने हमें 2 खूबसूरत उपहार दिए हैं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। मां, आपके आशीर्वाद से ही ये सब हो पाया है। आरव और सिया के नाम पर बच्चों का नाम रखकर सिया ने अपने पति के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दिखाया। आरव बहुत भावुक हो गया। उसने सिया से कहा, सिया, तुमने मेरा नाम अपने पोते के नाम पर रखकर मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो और मैं चाहती हूं कि तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे। सिया ने अब अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और अपने ट्रस्ट के काम पर लगा दिया था। उसने अपने पोते पोतियों के साथ खूब समय बिताया, उन्हें कहानियां सुनाई, उनके साथ खेली और उन्हें अपने प्यार से भर दिया। उसने आरव से कहा, आरव, हमारा परिवार अब पूरा हो गया है, हमारे पास सब कुछ है और हमें और कुछ नहीं चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। हां सिया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को अपने एक पुराने जासूस से खबर मिली
कि एक नया शख्स शहर में आया है जो सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। उस शख्स का नाम था मोहन। वो एक बड़ा आतंकी था और वो सालों से अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। उसने सिया के कई पुराने दुश्मनों को अपनी तरफ मिला लिया था और अब वो सिया को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। सिया ने ये खबर सुनते ही भूपेंद्र को बुलाने की सोची, लेकिन उसे याद आया कि भूपेंद्र अब उसके साथ नहीं था। उसने अपने नए सुरक्षा प्रमुख को बुलाया, जिसका नाम था यश। वो एक पूर्व सैनिक था और उसने सिया के ट्रस्ट में नौकरी कर ली थी। सिया ने यश से कहा, यश, मुझे मोहन के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। वो कहाँ है, उसके कितने लोग हैं, उसके पास कितने हथियार हैं और वो क्या प्लान बना रहा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जहां भी छिपा हो। यश ने सिर हिलाया, जी मैडम, मैं अपने सारे लोगों को लगा देता हूं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। यश के जाने के बाद सिया ने आरव से सब कुछ बताया। आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये मोहन एक नया खतरा है। हमें उसे हराने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। हाँ आरव, हमने भरत, मनु, अजय, राजन, रवि, अरुण, सूरज, कपिल, विशाल और ब्रिजेश को हराया था, लेकिन हम भूल गए थे कि उनके जैसे लोगों के पीछे हमेशा कोई न कोई होता है जो उनका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। मोहन उसी कड़ी का अगला हिस्सा है और हमें उसे भी उसी तरह हराना है जैसे हमने दूसरों को हराया था। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम उसे हराएंगे सिया, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। मोहन हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमने दूसरों को कैसे हराया। वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या है और वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला करेगा। सिया ने सिर हिलाया, मुझे पता है आरव, इसीलिए मैंने यश को मोहन के बारे में पता लगाने का काम सौंपा है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों बाद यश को मोहन के ठिकाने का पता चल गया। वो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित एक पुराने किले में रह रहा था और उसके साथ उसके लगभग 400 लोग थे जो उसके बेहद करीबी और वफादार थे। यश ने सिया को बताया, मैडम, हम उसके किले तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो जगह बहुत सुरक्षित है और चारों तरफ उसके लोग तैनात हैं। अगर हमने सीधा हमला किया तो वो हमें पहले ही देख लेंगे और हम पर हमला कर देंगे। सिया ने सोचा, फिर बोली, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यश, कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में उन्हें पता न हो। तुम अपने लोगों को उस किले के चारों तरफ लगा दो और देखो कि कहीं से कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं। यश ने सिर हिलाया और वापस चला गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक दूसरा रास्ता मिल गया। वो रास्ता किले के पीछे से जाता था, जहां एक सुरंग थी और उस सुरंग के बारे में शायद मोहन के लोगों को पता भी नहीं था। यश ने सिया को बताया, मैडम, हमें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वो बहुत कठिन है। हमें रात के अंधेरे में सुरंग से होकर गुजरना होगा और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना होगा। ये बहुत खतरनाक होगा और अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम पकड़े जा सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है यश, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमें मोहन को पकड़ना है तो हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। तुम अपने 50 सबसे ताकतवर लोगों को चुनो और हम रात में उस रास्ते से जाएंगे। आरव ने जब यह सुना तो वो सिया के पास आया और बोला, सिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, तुम यहां रहो, बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेले जा सकती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जोखिम उठाए हैं और हर बार मैं सुरक्षित लौटी हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी हो
और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सही कह रहा है, उसे उसकी जरूरत थी। और उसने सिर हिलाया। ठीक है आरव, तुम भी चलो, लेकिन वादा करो कि अगर मैं कहूं तो तुम वापस आ जाओगे। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं। रात के अंधेरे में सिया, आरव, यश और उसके 50 लोग उस कठिन रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें सुरंग से होकर गुजरना था और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना था। रास्ता बहुत कठिन था, अंधेरा था और हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन सिया ने कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई और उसके पीछे सब उसके पीछे चलते गए। जब वो दीवार पर चढ़ रहे थे तो आरव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आरव, संभल कर, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। शुक्रिया सिया, तुमने मेरी जान बचाई। सिया ने उसकी तरफ देखा। हम एक दूसरे की जान बचाएंगे आरव, हमेशा। काफी मशक्कत के बाद वो सब मोहन के किले तक पहुंच गए। वहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन यश के लोगों ने चुपके से उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वो अंदर घुस गए। मोहन एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने नक्शे बिखरे थे और वो सिया के खिलाफ अपने हमले की योजना बना रहा था। जब उसने सिया को देखा तो वो चौंक गया। उसने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ बढ़ाया जहां उसका हथियार रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यश ने उसे रोक लिया। हाथ मत हिलाना मोहन, तुम घिर चुके हो। मोहन ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? ये रास्ता तो किसी को नहीं पता था। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे हर रास्ता पता है मोहन, मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर पहाड़ी से परिचित हूं, हर किले से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं छिप सकते। मोहन ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक पूरा संगठन है। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा संगठन अब तुम्हारा साथ नहीं देगा मोहन। मैंने तुम्हारे सारे साथियों को अपनी तरफ मिला लिया है। वो अब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। मोहन ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। सिया ने अपने फोन से कुछ वीडियो चलाए जिसमें मोहन के करीबी साथी उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। मोहन का चेहरा देखते ही उतर गया। उसने सिया की तरफ देखा। तुमने मेरे सबको अपनी तरफ मिला लिया। तुम कैसे? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उन्हें वही दिया जो तुम कभी नहीं दे सकते थे, सम्मान, प्यार और एक नई जिंदगी। तुम सिर्फ डर देते थे, मैंने उम्मीद दी। मोहन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं हार गया सिया, तुम जो चाहो करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी मोहन, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं मोहन, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सारे हथियार देने होंगे, अपने सारे लोगों को हटाना होगा और मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। मोहन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मोहन के बदल जाने के बाद सिया के ट्रस्ट में एक और मजबूत साथी जुड़ गया था और अब उसकी टीम पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो चुकी थी। मोहन ने अपने सारे हथियार सिया को सौंप दिए थे और वो अब उन युवाओं को सही रास्ता दिखा रहा था जो गलत रास्ते पर जा रहे थे। सिया को उस पर भरोसा था और मोहन ने उसे कभी निराश नहीं किया। लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है। एक दिन सिया को एक बहुत पुरानी फाइल मिली जो उसके पिता की थी। उस फाइल में उसके पिता के कुछ पुराने कागजात थे
जिनमें एक नाम बार बार आ रहा था, रणधीर। सिया को ये नाम कुछ याद आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह याद नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी मां की पुरानी डायरी खंगाली, जो उसकी मां के जाने के बाद उसे मिली थी, और उसमें उसे इस नाम के बारे में जानकारी मिली। रणधीर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का सगा भाई था, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही परिवार छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं लौटा था। सिया के पिता ने उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की थी, और सिया को भी नहीं पता था कि उसका एक चाचा भी है। उस फाइल में लिखा था कि रणधीर ने परिवार को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत काम किए थे जिसके चलते परिवार का नाम बदनाम हो सकता था। सिया के दादा ने उसे घर से निकाल दिया था और तब से उसका कोई पता नहीं था। सिया ने रणधीर के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। उसने यश को इस मामले की जांच करने को कहा, और यश ने बताया कि रणधीर अब एक बड़े शहर में रहता है और उसने वहां एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर रखा है। सिया ने उससे मिलने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने परिवार क्यों छोड़ा और वो अब कैसा है। सिया रणधीर के शहर पहुंची और उसने उसके छोटे से ऑफिस में जाकर उससे मुलाकात की। रणधीर अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उसने सिया को देखा और पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सिया हो, मेरे भाई की बेटी? सिया ने सिर हिलाया। हां चाचा जी, मैं सिया हूं। मुझे आपके बारे में अभी पता चला और मैं आपसे मिलने आई हूं। रणधीर ने गहरी सांस ली। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलतियां की थी। मैंने अपने पिता का नाम बदनाम किया था और इसलिए मैंने खुद ही परिवार छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पिता या दादा को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। चाचा जी, हर इंसान गलतियां करता है। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उन्हें सुधार लिया। आप भी अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। मैं आपको एक मौका देना चाहती हूं। रणधीर ने सिया की तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, बेटा? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं आपको माफ कर सकती हूं, चाचा जी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा और अपने परिवार से मिलना होगा। रणधीर ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया रणधीर को अपने घर ले आई और उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसने सबको बताया कि ये उसके चाचा है, जो बहुत सालों पहले परिवार छोड़कर चले गए थे। आरव ने रणधीर का स्वागत किया और रेयांश और आशी ने उनके पैर छुए। रणधीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने परिवार से फिर से मिलूंगा। आप सबने मुझे अपनाया, इसके लिए शुक्रिया। रणधीर अब सिया के परिवार का हिस्सा बन गया था और वो अक्सर सिया के घर आता था। अपने भतीजों और भतीजियों के साथ वक्त बिताता था और अपनी पुरानी कहानियां सुनाता था। सिया को अपने चाचा के साथ बैठकर बातें करके बहुत अच्छा लगता था और उसे लगा कि उसका परिवार अब और भी बड़ा हो गया है। कुछ दिनों बाद सिया के ट्रस्ट के काम में एक और बाधा आ गई। सरकार ने उसके ट्रस्ट के कुछ कामों को लेकर सवाल उठाए और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। सिया को यकीन था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और वो इस जांच का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपने वकीलों से सलाह ली और सारे दस्तावेज तैयार कर लिए। जांच के दौरान सिया ने साबित कर दिया कि उसके ट्रस्ट का हर पैसा सही जगह खर्च हुआ है और उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। सरकार ने सिया को बरी कर दिया और उसके ट्रस्ट पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए। इस जीत ने सिया की साख और भी मजबूत कर दी और लोगों का उस पर भरोसा और बढ़ गया। उसने अपने ट्रस्ट के काम को और भी पारदर्शी बना दिया। हर पैसे का हिसाब ऑनलाइन रखा गया और हर महीने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाने लगी। इससे लोगों का विश्वास और भी बढ़ा और ट्रस्ट को और भी ज्यादा दान मिलने लगा। सिया ने अब अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और अपने ट्रस्ट के काम पर लगा दिया था। उसने अपने पोते पोतियों के साथ खूब समय बिताया, उन्हें कहानियां सुनाई
उनके साथ खेली और उन्हें अपने प्यार से भर दिया। उसने आरव से कहा, आरव, हमारा परिवार अब पूरा हो गया है, हमारे पास सब कुछ है और हमें और कुछ नहीं चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ सिया, हमारे पास सब कुछ है। एक दिन सिया को एक बहुत ही सुखद खबर मिली। उसके ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आईएएस परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। उस छात्रा का नाम था स्नेहा। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक छोटा सा दुकान चलाते थे। सिया ने स्नेहा को बुलाया और उसे बहुत सारे उपहार दिए और उसे बधाई दी। स्नेहा ने सिया के पैर छुए। दीदी, आपने मेरा सपना सच कर दिया। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बाकी सब तुमने खुद किया। मुझे तुम पर गर्व है। स्नेहा की इस सफलता ने सिया के ट्रस्ट को और भी प्रेरणा दी और उसने और भी ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने कई और स्कूल खोले, कई और अस्पताल खोले और कई और लोगों को रोजगार दिया। उसके कामों को देखते हुए सरकार ने उसे समाज सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और उसे राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार मिला। सिया जब ये पुरस्कार लेने गई तो उसके साथ उसका पूरा परिवार था। आरव, आशी, निखिल, रेयांश, काव्या, उसकी पोती आराध्या, उसके पोते पोतिया और उसके चाचा रणधीर भी। सिया ने मंच पर जाकर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सबका है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये मुकाम हासिल करने में मदद की। मैं अपने पति आरव का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेरे बेटे रेयांश का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे माफ किया और मेरा साथ दिया। मेरी बहू काव्या का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे अपनी मां माना। मेरी बेटी आशी का शुक्रगुजार हूं, जो मेरी जिंदगी की रौनक है। मेरे दामाद निखिल का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरी बेटी को खुश रखा। और मेरे चाचा रणधीर का शुक्रगुजार हूं, जो मेरे पास वापस आए और मुझे अपना प्यार दिया। सिया की इस बात ने सबको भावुक कर दिया और सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सिया ने मंच से उतरकर अपने परिवार को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले वो अकेली थी। उसके पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था। और आज उसके पास सब कुछ था, एक परिवार, एक प्यार, एक घर और एक पहचान। एक ऐसी पहचान जो डर पर नहीं बल्कि सम्मान पर खड़ी थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।